दोनों भी बता देता हूँ जी। चौधरी बंसीलाल की जो कार्य करने का तरीका था, चौधरी बंसीलाल 90% स्टेट इंटरेस्ट को सोचते थे। अच्छा। और 10% पॉलिटिकल थे। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला 50% स्टेट इंटरेस्ट के सोचता था, 50% पॉलिटिकल था। अच्छा। देवीलाल 90% पॉलिटिकल थे, 10% स्टेट इंटरेस्ट था। अच्छा, उस समय भी जबकि ऐसा सोचा। मैंने आपको सार बता दिया, ये हकीकत और सच्चाई है जी। दोस्तों, आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हुए हैं उनका नाम है मास्टर हरि सिंह जी। मास्टर हरि सिंह जी ने हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का उनका अनुभव है। चौधरी देवीलाल के साथ वो राजनीति में जुड़े, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे और मुख्यमंत्री बंसीलाल जी के समय में भी ये उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे। तो एक बहुत लंबी जो राजनीति है वो उसके ये गवाह रहे हैं और बहुत लंबे चौड़े इनके राजनीतिक अनुभव हैं। आज मास्टर जी से उन अनुभवों से बातचीत करेंगे और पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है हरियाणा का, उसका ओवरऑल क्या उसका लब्बो-लुआब है, उसके क्या निचोड़ निकलता है, ये मास्टर जी से पूछेंगे। मास्टर जी, आपका हरिभूमि टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मास्टर जी ये बताइए कि आपका राजनीति में जुड़ाव किस तरीके से हुआ? मैं साइंस मास्टर था गवर्नमेंट स्कूल में, बीएससी बीएड हूँ मैं पुराना जी। और 10 साल सरकारी नौकरी के बाद नौकरी से इस्तीफ़ा दे करके और मैं हरियाणा प्रदेश लोकदल जो चौधरी देवीलाल अध्यक्ष थे उनके साथ आया था जी। और उससे पहले भी राजनीतिक तौर पर बहुत एक्टिव रहा। जवानी अवस्था में जब 72 में हम पढ़ते थे जी। गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें 2 कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज डीएन कॉलेज हिसार में। तो 1972 में चौधरी देवीलाल ने आदमपुर से चुनाव लड़ा था जी, जो हार गए थे। और चुनाव के वक्त इन्होंने, उस वक्त को संगठन तो था नहीं, तो दोनों कॉलेजेस के रजिस्टर से लिस्टें ली थी भी आदमपुर क्षेत्र के कौन कौन लोग हैं। अच्छा। बच्चे तो उस वक्त कुल 17 बच्चे थे हम आदमपुर क्षेत्र में। पोस्ट कार्ड एक आने का डाला था कि भाई देखो मैं एक इस तरह से इसके खिलाफ लड़ता हूँ, कांग्रेस के बदलाल के खिलाफ, जिसकी उसको ये बताया था कि भाई ये इसकी छवि ठीक नहीं है और मैं सुधारवाद के लिए लड़ रहा हूँ जी। तो आप लोग मेरी मदद करो। तो नौजवान थे 21 साल के, तो हम 6 लड़के गए थे, दफ्तर का उद्घाटन हुआ। अच्छा। तो उस वक्त 6 लड़के गए जी। दफ्तर का उद्घाटन हुआ और उसके बाद हम लगे काम में। 21 साल के जनवरी तो होते ही हैं जी। तो वहाँ से शुरुआत करके फिर वो जुड़ाव चले ही गया। स्वतंत्र में ये मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर ये हटा दिए गए, फिर 1980 में वो बने एमपी, तो भी यही उन्होंने फिर दौरा किया। तो हम उस वक्त टीचर होते हुए भी वो लगातार संपर्क में लगे रहे, काम करते रहे, ठीक था। और ये भी पूरा जी। फिर वो एक 1984 में 1 अप्रैल को बीइंग ए टीचर भी, 1982 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए भजनलाल जब मुख्यमंत्री बने 1979 में इनको तोड़ के जी, तो हमें दुख हुआ जी। और फिर 82 में दोबारा चुनाव करके फिर बन गए वो। हाँ जी। तो अब देखिए कि वो क्षेत्र जिसमें हम साइंस मास्टर में टीचर भी था, गांव में सर्विस भी करता था और हर आदमी चीफ मिनिस्टर के उसमें जाना चाहता था जी। पर हम विद्रोही नेचर के थे, जुनूनी थे और राजनीतिक चिंतक और विचारक के हिसाब से हमने यहाँ काम किया। तो उस मुख्यमंत्री खिलाफ, अब यही तो हैरानी बात है, जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री होता तो हर कोई उसके पीछे चिपटने की कोशिश करता। नहीं, इस तरह की वो बात हमारे में नहीं थी। फिर वो 82 में जब मुख्यमंत्री बनलाल दोबारा बन गए ना जी, तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मेवात में। अच्छा, मेवात मतलब तभी से काला पानी। हाँ, तो वो कुछ दिन रहने के बाद मैंने उसको वो विदाउट पे छुट्टी ले के अपना खेती में लग गए। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? चौधरीवास। चौधरीवास जी। और चौधरीवास के हाई स्कूल में ही मैं वो साइंस मास्टर था, वहाँ से मेवात कर दिया। तो फिर वो उसका एक उस वक्त ऐसा अच्छा अध्यापक था मैं, एक आइडियल टीचर जिसे कहते हैं, बहुत जिसका जो बच्चे पढ़ने आते दूर दूर उसका बड़ा चर्चा और जिक्र था, प्रभावित थी जनता जबरदस्त, बहुत ज़्यादा जी तोड़ के।
तो वो लोग गए, प्रयास किया, वो लेकिन नहीं भाई मैं तो वो उसने एक ही बात कही कि उसको मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा वापस। अच्छा। फिर बड़ुआ में मेरा जो अमर सिंह धानक जो थे वो लोकदल से जीत के ट्रांसफ़र हो गए थे कांग्रेस में, तो बड़ुआ भी मैं रहा तो उन लोगों ने एक ही डिमांड करी कि भाई मास्टर हरि सिंह को लेके आओ। अच्छा। तो वो नाटते उसने फिर वो जोर लगा के मुझे बड़ुआ ट्रांसफ़र उसने करा दिया। तो वहाँ से मेरी राजनीति पे 1 अप्रैल 1984 को मैंने एक्टिवली जलसा कर दिया। अच्छा। बड़ा जलसा कर दिया। चीफ मिनिस्टर भजन लाल और देवीलाल का मैंने जलसा कर दिया और उस वक्त बड़े प्रभावित हुए। बड़ा भारी जलसा था, तकड़ा। अच्छा। बहुत ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के क्षेत्र में। हाँ। और इतना बड़ा जनसभा और 1 अप्रैल जबकि काम का टाइम। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रुचि दिखाने लगे और फिर वो बहुत लंबे समय तक बात करते। तो राजनीतिक रुचि थी, चिंता थी, चिंतक थे, सोच थी भी क्या होना चाहिए। इसलिए राजनीति में आए थे भाई जो किसान है, गरीब है, मजबूर है, उपेक्षित है, पीड़ित है, वंचित है, उसका लाभ कैसे हो, ये इस पीड़ा से आए थे हम तो राजनीति जी। तो वो बात हम उनको बताते थे तो वो बड़े इंटरेस्टेड हुए। बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। तो करते करते जब भी आते सूचना देते, फ़ोन वोन तो थे नहीं, वैसे आ जाता तो मैं मिलते बात करते। फिर वो एक दिन कहने लगे भी इस बार आओ तो आप अपने कपड़े पजामे कुर्ते साथ ले आना। अच्छा। तो वह चले गए। फिर वो मुझे साथ ले करके फार्म हाउस चले गए जखेड़ा। हाँ। रात को रुके, सवेरे मुड्डे बैठ गए तो कहने लगे ओम को बुलाओ। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला को ओम कहते थे। उनको बुलाया। कहने लगे भाई तेने राजनीति करनी कि नहीं करनी। बोले जी आज ऐसे कैसे पूछ रहे हो। बोले नहीं पूछ रहा हूँ भाई, बहुत दिन से ऐसा हो गया, आगे भी अभी ये पीछे भी गया हमारा, अब आगे भी कैसे चल रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, आगे क्या होगा। तो बोले जी ऐसे क्यों पूछ रहे हो। बोले इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे आज भी शंका है कि जो तुम काम कर रहे हो वो सही नहीं हो रहा। अच्छा। ये तो बोले अगर राजनीति करनी है तो 1 आदमी तो मैं देता हूँ आपको और 9 आदमी ऐसे और जोड़ो। अच्छा 10। यस। कहले आप किसको दे रहे हो। बोले मैं देता हूँ मास्टर हरि सिंह। बोले मास्टर जी मैं आज जानूँ। मास्टर जी तुम्हें जानूँ पहले से ही। ओम प्रकाश जी बोले हाँ। कहले आप तू नहीं जानता, मैं एडी से चोटी तक मास्टर जी को पढ़ा है, इसमें पूरी जान है। ये राजनीतिक चिंतक भी है, दर्द का भरा हुआ भी है, सोच भी है इसमें दर्द मिटाने की। और इन्होंने जो मुझे चीज़ बताई है उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। वो चीज़ें लागू हम करें, उसको अनाउंसमेंट करें और उसका प्रचार करें। और ये संगठन करता भी है बड़े ज़बरदस्त। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई वो मुझे हरि सिंह कहते थे, ओम प्रकाश चौटाला मुझे मास्टर जी कहते थे। कहने लगे भाई हरि सिंह ओम प्रकाश के साथ मिलकर के आप लोग काम करो, जो मुझे बात बताई तुम दोनों मिलके उसको चरितार्थ करो और ज़मीन पे उतारो जी। तब हम लगे। तो तब ये रणजीत जी और ये किनारे हो चुके थे। रणजीत सिंह नहीं था कोई एक्टिव उस वक्त। अच्छा। ये इतने ओम प्रकाश चौटाला एक संगठन का आदमी था, संगठन करता था। और रणजीत तो चलो एक बेटा था भी, चलो ठीक है, हर आदमी सोचता है कि देवीलाल का बेटा इसे मिले ये करें वो करें, और वो शरीफ आदमी था। बाकी संगठन के हिसाब से अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने ये कहा कि ओम प्रकाश के साथ मिलके काम करो, मतलब वो, और ये जो मुझे बताया तुम दोनों ये चीज़ें, तो फिर ये चीज़ें हैं ना बातें। तो फिर हमने बड़ा जुनून से काम किया, ज़बरदस्त। अच्छा। और जो हमारे दिल और दिमाग में चीज़ें थी हम दोनों ने, हाँ उन्होंने भी वो सारा जो बात थी वो बड़ा सिरे चढ़ाई। फिर तो आप पॉलिटिकल एडवाइज़र जो सरकार का जो हिस्सा बनने की बात है वो कब बने पहली बार। सरकार का हिस्सा तो जब ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बने 2 दिसंबर 1989 को। उसने 5 दिसंबर को मुझे बढ़ा दिया पॉलिटिकल। हाँ, उससे पहले जो देवीलाल पार्टी के जो थे प्रेसिडेंट, जनता दल के प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश के थे, उसमें मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाया था। तो पार्टी का काम सारा ये चला। तो जैसे पॉलिटिकल एडवाइज़र की जो हाल फिलहाल की जो पोस्टें हैं वो तो इस तरह होती हैं, जो चीफ मिनिस्टर खास होता है उसको पद दे दिया। नहीं, एक तो चौधरी बंसीलाल, एक ओम प्रकाश, और एक मैं भी उसमें शामिल अपने आप को करता हूँ। हम लाइकिंग डिसलाइकिंग के आदमी हैं। अच्छा। हमें पसंद और नापसंद हमारी होती है। 3 आदमी हम हैं, 2 तो वो थे, एक मैं भी इसमें शामिल हूँ
कि हमें जो पसंद होता है अरे ना पसंद होता, वो तो एक अलग चीज़ है। और इन दोनों की एक नेचर थी, बंसीलाल और ओम प्रकाश की, कि इनको जो काम करने वाले राजनीतिक चिंतक लोग वो इनको पसंद थे। अच्छा। और एक पॉलिटिकल एडवाइज़र जो आप कहते हो ना भी, जो नज़दीक होता है वो तो नो, पॉलिटिकल एडवाइज़र की 4 खासियतें होती हैं। बताइए। पहला, पॉलिटिकल आदमी एडवाइज़र जो है, जो राजनीतिक चिंतक हो, राजनीतिक सोच रखने वाला हो। दूसरा, उसकी दूरदर्शिता 6ठी इंद्री काम करती हो आगे, अच्छा, भी आगे क्या होने वाला है। और तीसरा, ईमानदार हो, मेहनत करने वाला, और उस व्यक्ति के प्रति 100% डेडिकेटेड हो जिसका वो एडवाइज़र है। तो क्या ये प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ये जो नहीं है पॉलिटिकल एडवाइजर? कोई भी ये आदमी इतने इसमें से होगा, कोई इनको रेयर मिलेंगे ये। अच्छा। तो हम तो वैसे जनूनी है जिसके वो हुए तो हम सोचते हैं इसमें कोई कसर कहीं रह ना जाए। आप ओम प्रकाश चौटाला जी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे, उनकी तो पहचान ही ये है कि वो अपने अलावा तो किसी की सुनते ही नहीं। ना। तो कैसे एडजस्टमेंट करते? ऐसे नहीं, ये तो लोगों को वैसे होगा। देखो मैं बताऊँ, पॉलिटिकल एडवाइजर जो जिसका, तो वो उसकी तलवार की धार पे चलने वाली बात होती है। कैसे? 4 चौराहे पे खड़ा होता है लीडर हर समय, और उनमें एक रास्ता चुनना होता है उसको। और एक रास्ता वो जब उसमें दुविधा होती है उसके दिमाग में, तभी तो एडवाइज़र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और वो इमीडिएटली वो रास्ता उसको बताना होता है, और इमीडिएटली वो रास्ता उसको बताएगा। और वो रास्ता अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो काम से गए जी। कितना सोच की बात है। तो ये मैं चैलेंज और चुनौती से कहता हूँ कि मेरी एडवाइज़र ने बंसीलाल को दी और ओम प्रकाश को, चौधरी देवीलाल को दी ये एडवाइस कभी नेगेटिव नहीं हुई, बिल्कुल वो रिजल्ट निकला। वो कुछ एडवाइस जो जिनमें से मानी गई, किसमें नहीं मानी गई तो उनको पछताना पड़ा कि हमने मास्टर जी की बात माननी होती तो आज हमारे साथ ये दिन नहीं देखने पड़ते। अच्छा, ये एग्जैक्ट कोई एक एग्जांपल नहीं बताऊंगा, वो एग्जांपल वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी नहीं, वो चीप हो जाएगी। अच्छा चलो, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपने दी हो, मान ली हो उन्होंने, कोई ऐसी एडवाइस? ऐसी तो सारी थी, ऐसी एडवाइस तो सारी थी, जब तो इतने लंबे एडवाइजर रहे। नहीं, कोई हरियाणा में जिसने कोई महत्वपूर्ण बदलाव जिससे आया हो? ऐसी एडवाइस तो ये सारी ही थी, परंतु अगर वो बहुत बातें ऐसी, कुछ बातें ऐसी थी जो एडवाइस नहीं मानी तो उनको पछताना पड़ा। अच्छा, तो ये एक था। तो जब आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पॉलिटिकल, तब तो वो एक मुख्यमंत्री बदलने वाला भी दौर था, मैमकांड हो गया था, वो तो एक मास्टर जी आ गए थे, ऐसा बहुत कुछ हुआ। पर अब मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा धर्मेंद्र जी कि ये चीज़ आपने अच्छी पूछ ली और मैंने बता दी। हाँ जी। पर आप अब व्यक्तिगत बातों पर न जा करके, और मेरे वो अनुभव जो न्यूक्लियस निकाल लिया मैंने राजनीति में, वो 2-4 मिनट में बताइए। आपको जरूर, बिल्कुल। कि एक तो ये है निष्कर्ष, लोकतंत्र में राजनीति लोक सेवा का श्रेष्ठ मार्ग है। आज जो है मीडिया, अखबार और जो प्रचार, ये हो गया कि राजनीति सबसे घटिया और गंदी चीज़ है, और राजनीतिक लोगों के ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया। और वो जो अच्छे कहलाने वाले लोग हैं अपने बच्चों को कहते हैं भाई राजनीति में मत आना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में। दूसरी बात ये है कि सज्जन पुरुष जो है उसकी राजनीति में निष्क्रियता जी, और दुर्जन पुरुष की राजनीति में सक्रियता से भेदभाव, भ्रष्टाचार और अन्याय फैलता है। इस राजनीति के प्रति लोगों की नफरत होने से क्या हो गया कि जो अच्छे लोग हैं वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को आगे जाने नहीं देते जी। तो वो नहीं जाएगा तो उस खाली स्थान को भरने के लिए दुर्जन लोग आएंगे, जो दूसरे तरह के लोग हैं, उनका जमावड़ा जब होगा तो राजनीति तो खराब हो जाएगी। एक तो ये। दूसरा, एक सिस्टम के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे घातक और सबसे नुकसानदायक जो हमारे देश में है ना, कि अब जो वर्तमान जो सिस्टम है उस सिस्टम में थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। सुधार कैसे? कि जो संसदीय प्रणाली है हमारी जी, अब जो 800 लोग हमारे संसद सदस्य हैं जी,
वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उन्हीं में से मंत्री बनते हैं। अब जब उन्हीं में से आप मंत्री बनाते हो, उन्हीं में से प्रधानमंत्री बनाते हो, तो वो कानून और व्यवस्था कौन बदलेगा? क्यों बदलेगा? वो तो केवल वो लगा रहेगा कि मुझे कब सत्ता मिले, कब प्रधानमंत्री से मिलूं, कब उससे मिलूं, मुझे लाभ का पद कब मिले, तो वो चक्कर वहीं काटते रहेंगे। सांसदों का काम है कानून बनाना, व्यवस्था बदलना जी। और व्यवस्था तभी बदली जाएगी कि इसमें थोड़ा चेंज हो। ये सिस्टम रह जाए, इसमें इतना चेंज हो भी चुनना इनको अधिकार में हो जाए। चुन लिया, परंतु संसद के अंदर से नहीं, बाहर से चुनो और बाहर से मंत्री बनाओ। वो उनकी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, परंतु सांसद कोई भी सरकार में मंत्री और प्रधानमंत्री ना हो, तब क्या होगा? वो लोग फिर उनका काम व्यवस्था बदलना रहेगा, तब वो रात और दिन मेहनत करके ये कहेंगे कि मैं अगर ये बिल लेके आता हूँ और मेरा नाम देश में होगा कि फलां सांसद ने ये बिल पेश किया, तो मेरा जब नाम होगा और मेरी जब बात होगी तो मैं प्रधानमंत्री के काबिल आदमी हो जाऊंगा और लोगों में चर्चित हो जाऊंगा। ये इतनी बड़ी एक तो व्यवस्था की जी। दूसरा इसमें एक और है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जी, इनके प्रवेश में श्रेष्ठ आचरण का होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। उत्तम आचरण का होना अनिवार्य किया जाना चाहिए। आचरण उत्तम होना जरूरी है। चौथी बात, नौकरशाही, अंग्रेज कालीन प्रणाली आज भी हम ढो रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार की जनक है, सामंतवाद की प्रतीक है और अंग्रेज की गुलामी की हमें याद दिलाती है। नौकरशाही 74 साल में हमारे देश से बदली नहीं गई, सबसे बड़ा घातक और गलत कार्य है। इसको तुरंत प्रभाव से बिल्कुल डिजोल्व खत्म करके और नई व्यवस्था का निर्माण। आपको नहीं लगता जी कि आप आग के पेड़ पे आम लगने की बातें कर रहे हो? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि कोई बदलने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप पिछले 40-45 सालों से तो आप ही इस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, किसी ने सुनी नहीं डिमांड ये। और आपका जो देवीलाल के साथ अनुभव है, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है, बंसीलाल जी के साथ है, आपने खुद भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ा है, जो अभी सत्ता में है, तो बदलेगा कौन? सारे लोग तो आली। हाँ, अच्छी बात है। जिसमें दो चीज़ होगी वो बदलेगा, जिसमें असमान शिक्षा का दर्द होगा, जिसमें जो इलाज जिसका नहीं होता, गरीब खाट पे पड़ के मर रहा है, उसका दर्द होगा, जिसमें अन्याय जो सहन करता है, देखता है जो अन्याय हो रहा है, वो जिसका उसमें दर्द होगा वो देखेगा, जिसमें बेरोजगारी का दर्द होगा वो देखेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो ये तो एक तो नहीं, मैं इसमें पूरा करूं, एक तो दर्द हो जिसके दिल में, जिसके दिल में दर्द होगा इन बातों का, और दर्द अकेला कुछ नहीं करेगा, उसको बदलने का तरीका और सोच जिस आदमी की होगी, वो अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो ऐसा तो मोदी जी तो हैं ही, अभी वो मोदी हैं, चाय बेची है मोदी जी में न सोच है, मोदी में न दर्द है। वो बिना तो सोच मैं बिल्कुल उससे आया हूँ उठे हुए। देखिए कौन आदमी क्या कहता है उस पर ना जाइए, कोई व्यक्तिवाद आक्षेप की बात नहीं मैं कह रहा, मैं कहता दोनों चीज़ होनी जरूरी है। एक तो दर्द और पीड़ा हो जी, अगर इनमें होती तो इनको 10 साल का अवसर मिला था। आज हिंदुस्तान में 2 तरह की शिक्षा है, एक तो गरीब ले रहा है, एक अमीर ले रहा है। गरीब और अमीर की समान शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, देश में एक जैसे स्कूल सरकारी हों, क्यों नहीं करता फिर? अभी तो निजीकरण का दौर है, क्यों? फिर आप कहते हो ना सोच और दर्द है, सोच और दर्द का तो तभी पता चल जाएगा कि भाई शिक्षा का राष्ट्रीयकरण पहली कलम से कर दो। पहला क्वेश्चन है ये, और सारे पीछे हैं। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, नेता का बच्चा, अफसर का बच्चा, सबके बच्चे एक प्रकार के समान सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, उन्नति के समान अवसर प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। आज झूठ बोल रहे हैं कि हम मेरिट पे नौकरियां दे रहे हैं, झूठ और बेईमानी है। जब तक अवसर समान नहीं देते आप, शिक्षा समान नहीं देते, तो मेरिट बेईमानी है। समान बौद्धिक क्षमता के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे जिनकी बौद्धिक मेरिट पे नौकरियां तो हरियाणा में कभी भी नहीं दी गई, कभी भी नहीं दी गई। मेरिट पे जो ये देने की बात करें वो भी मैं बेईमानी कह रहा हूँ, उस पर भी तो सुनो
कि दो समान बौद्धिक क्षमता के बच्चे हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता समान है। एक वो बच्चा सरकारी स्कूल में बेचारा पढ़ रहा है और एक बच्चा सुपर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है 25-30-50 हज़ार रुपये महीना देकर। बौद्धिक क्षमता तो समान थी पर सर्वांगीण शिक्षा तो नहीं मिली उनको, बेचारे को अलग अलग है तो उन दोनों को अगर आप बैठाते हो उस परीक्षा में और फिर कहते हो भाई ये नीचे रह गया और ये कॉन्वेंट वाला ऊपर आ गया, तो फिर बेईमानी है कि नहीं, है कि नहीं, बताओ आप बेईमानी। पर इसकी बात भी नहीं करते तो कहाँ दर्द है मोदी को, कहाँ दर्द है मुख्यमंत्रियों को। देखिए मास्टर जी, ये जो आपने जो स्थितियां बताई हैं ये अच्छी हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन इनको लागू तो नहीं हो सकती ना। अरे भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को कौन बदलेगा? आप 40-45 साल से तो आपने कोशिश कर ली, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने भी कोशिश कर ली, बदलना तो कुछ है नहीं। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम आज जो है वो रहना तो उसी में पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा जो सोच इस वक्त है, हमारी जो इस समय सोच है वो ये है कि सिस्टम चेंज, व्यवस्था बदलने के लिए नया राष्ट्रीय राजनीतिक विकल्प हो, अलग कांग्रेस, अलग बीजेपी, अलग सब दल, इनसे अलग एक राष्ट्रीय विकल्प हो। मर्सी 2014 में आप नड़वा हल्के से विधायक बन जाते तो क्या आप ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल देते? वो भी एक बात है। ये जो एक इसलिए था, जो सोच थी कि भी एक आदमी को कहीं मंच मिलता है। अब जैसे आप मेरे पास आए हो, मेरी बात पूछिए, एक कोई सांसद बनता है, विधायक बनता है, तो एक तो वो बनता है अपने लालच स्वार्थ के लिए, धन कमाने के लिए, चौधर करने के लिए या और कुछ के लिए। एक जो बनता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचता हूं और मेरी बात इस पद के साथ अगर जाती है तो उसका वजन बढ़ता है। दैट्स वाई ये जो आपने कही ना कि कोई नहीं बदल सकता, नो, एक आदमी भी, मैं तो यहाँ तक भी सोचता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री दोनों चीज़ का है, दर्द और सोच का, तो वो जितने डिफरेंट राजनीतिक दल संसद में, वो वहाँ उनसे पर्सनली पैर भी पकड़ लेगा कि मेरे भाई तुम डिफरेंट दल में है परंतु शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, गरीब की हालत कुछ नहीं है, इसमें मेरा साथ दे, साथ देंगे। पर करेंगे तो करेगा तो वो ना जिसके दर्द और सोच हो, इसके बिना का नहीं करेगा। चलिए, मैंने आपकी बात से ये पूरी सुनी है और ये हम कमेंट करें दोस्तों कि जो मास्टर हरि सिंह जी की जो पॉलिटिकल सोच है, इस पे आपका क्या सोचना है, और ये उसका जवाब भी देंगे। मास्टर जी, अब मैं आपके राजनीतिक अनुभव पे आना चाहूँगा फिर से, अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कार्य करने की जो शैली थी और चौधरी बंसीलाल की थी, क्या डिफरेंस इसमें था? मैं तीनों को ही बता देता हूँ जी। चौधरी बंसीलाल की जो कार्य करने का तरीका था, चौधरी बंसीलाल 90% स्टेट इंटरेस्ट को सोचते थे। अच्छा। और 10% पॉलिटिकल थे। अच्छा। ओम प्रकाश चौटाला 50% स्टेट इंटरेस्ट की सोचता था, 50% पॉलिटिकल था। अच्छा। देवीलाल 90% पॉलिटिकल थे, 10% स्टेट इंटरेस्ट। अच्छा, उस समय भी जबकि ऐसा सोचा? मैंने आपको सार बता दिया, ये हकीकत और सच्चाई है जी। फिर भी इसका मतलब ये है कि हरियाणा का अभी तक बेस्ट सीएम अगर किसी को मतलब निकाल लो आप। नहीं, अगर किसी को बेस्ट सीएम कहा जाए तो किसको कहोगे? मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं अब उस स्थिति पे आ चुका हूँ कि मैं किसी के पर्सनल नेगेटिव और पॉजिटिव बात नहीं बताना चाहता, जो सच्चाई है वो कह दी। हरियाणा का बेस्ट सीएम किसको कहोगे आप? अब बेस्ट सीएम तो अभी किसको कहूँ बताओ? आपकी रैंकिंग के हिसाब से तो फिर नहीं, मैं इस बारे में, अब इसमें तो सब लोग अनुमान लगाएंगे ना, लोग, मैंने जो बात बताई है उसमें से निकालो आप भी क्या है। अब कोई किसी चीज़ में देखता है, कोई किसी चीज़ में देखता है, कोई किसी चीज़ में, कोई आदमी देखता है भाई कोई राजनीतिक कौन जोर का था, कोई आदमी ये देखता है स्टेट इंटरेस्ट में कौन था, तो अपनी अपनी लोगों की सोच है, इसमें कोई कमेंट। दोस्तों, ये थे मास्टर हरि सिंह जी, जो काफ़ी लंबा चौड़ा आपने बातें सुनी होंगी कि राजनीतिक इन्होंने एक न्याय पक्ष भी बनाया है। मास्टर हरि सिंह से आप जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट करें, कोई सवाल अगर आपको पूछना हो तो। मास्टर, समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।